गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग PT 365 का जो इकोनॉमी थी उसको अब आज आगे जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने वेरियस सेक्टर पढ़े थे, एक्सटर्नल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और बैंकिंग सेक्टर पढ़ा हमने, वेरियस पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी हम लोग चलते आ रहे हैं, BOP। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्रीकल्चर और उसके इलाइड जो सेक्टर्स उससे जुड़े हुए, मतलब खेती बाड़ी और उससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करें। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में न्यूज़ में क्या था कि कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 7 मेजर स्कीम्स। ये इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने जो अप्रूव किए 7 मेजर स्कीम, जिससे क्या है फार्मर्स, किसान्स का जो है, फार्मर्स की लाइफ जो है, किसानों की जो ज़िंदगियां हैं या उनके जो रहन सहन है, जिस तरीके से वो रहते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें टोटल जो है 14,235.30 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम देखेंगे वो 7 जो नई एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं वो क्या है। ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली तो देखो, पहली है एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर। अब आपको ये पता है ना, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ये चीज़ें क्या है। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम, फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, और तीसरा देखो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तीसरा। चौथा क्या है, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और पांचवा सस्टेनेबल लिवलीहुड्स, हेल्थ एंड प्रोडक्शन। छठा स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, और सातवां नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करें। अब हमने सबसे पहले देखना है एग्रीकल्चर और उसका अलाइड सेक्टर क्या चीज़ है। एज पर जो NSO है, जो स्टेटिस्टिकल ऑफिस है, नेशनल स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, जो 2011-12 से 2022-23 की 10 साल की रिपोर्ट है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है वो अकाउंटेड फॉर 18.2%, जो ग्रोस वैल्यू एडेड होती है, जो GVA होता है, ये भी एक GDP का पार्ट है। ठीक है, GVA है करंट प्राइजेस पे, जो करंटली मतलब 2011 में जो प्राइजेस थे वो आज तो नहीं, मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके अगर देखा जाए तो 18% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स। आउटपुट ट्रेंड देखें तो सब सेक्टर का 2011 से 22 का तो डिक्लाइन हुआ है, क्रॉप डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 62.4% टू 54.3%। तो कहीं ना कहीं जो है एक आउटपुट जो है सब सेक्टर्स का जो है वो डिक्लाइन हुआ है। सिर्फ जो है अगर फॉरेस्ट्री देखें वो इंक्रीज हुई है, और लिवलीहुड और फिशिंग जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टेडली इंक्रीज हुई है। बाकी सारे सेक्टर्स का जो आउटपुट है वो जो है अराउंड 8 to 10% जो है डिक्रीज हुआ है। ओके, इश्यूज और जो कंस्ट्रेंट्स हैं इन इंक्रीजिंग, किस तरह से जो है फार्मर, जो किसानों की लिवलीहुड इंक्रीज़ की जा सकती है। आपको पता है जब 2014 में जो दिस करंट जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि हम फार्मर्स की जो है इनकम जो है 2020-22 या 24 क्या था टारगेट, आई डोंट रिमेंबर ना, वो डबल करेंगे। ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके लिए 8 to 10% जो है वो चाहिए जी, उस रफ्तार से जो है इंक्रीज़ होना चाहिए इनकम, लेकिन हुआ नहीं वैसा। देखो इंडिया में क्या इश्यूज है, किस तरीके से हम जो इनका रहन सहन है, जो लिवलीहुड है, जो रोजगार है, उसको कैसे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन फार्मर्स के लिए। सबसे बड़ी इशू है टेक्नोलॉजिकल इश्यूज। सिर्फ 47% जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में आर मैकेनाइज्ड इन इंडिया। मैकेनाइज्ड का मतलब समझते हो, मतलब जैसे वो समझाता हूँ, वो लोअर है चाइना से, जहाँ 60% मैकेनाइजेशन और ब्राज़ील में 75% है। मतलब मशीन्स का यूज़ होना, मतलब बोने से लेके काटने तक, तो मशीन्स का जहाँ यूज़ होता है वह लेबर इंटेंसिटी क्या है, लेबर कम यूज़ होती है। ठीक है, और आउटपुट जो है वो ज़्यादा निकलेगा। अगर मशीन मैकेनाइजेशन है आपके फार्म्स का, तो एक बंदा भी काम कर सकता है, जहाँ वहाँ अगर मशीन्स नहीं है तो 4 से 6 लोग चाहिए अगर 1 एकड़ में। तो विद द मशीन्स क्या होता है, आउटपुट भी इंक्रीज होता है, टाइम जो है वो भी कंजम्पशन कम बचता है, और इससे क्या होता है, पीपल फ्री हैंड मिलता है ना। मतलब एक घर के 5 लोग के लगे हुए हैं अगर 1 एकड़ में, वहीं 1 लगा हुआ और बाकी 4 दूसरे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगी ना, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। यहाँ ये टेक्नोलॉजिकल इशू सबसे बड़ा ये है, सिर्फ 47% जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है इंडिया में वो मैकेनाइज्ड है। अच्छा, एक इशूज़ इन R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर 0.4% है ऑफ एग्रीकल्चर का जो GDP है। सिर्फ 0.4% हम लोग जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो है खर्चा करते हैं।
नए एवेन्यूज ढूंढने में हम लोगों को इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ फंड टू डू सम रिसर्च। हम कुछ नई क्रॉप्स की तरफ जा सकते थे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था, कैसे हम लोग जा सकता है ड्रॉट से, ठीक है, जहाँ वाटर स्कार्सिटी है वहाँ किस तरह के क्रॉप्स लगाने चाहिए, सॉइल की इनफर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, इन चीज़ों पे रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और बहुत कम स्पेंडिंग हो रही है जो चाइना, ब्राज़ील और इजराइल से भी कम है। फिर एक और इशू जो है वो है इनएडिक्वेट जो है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इरिगेशन जैसे कैनाल्स हैं, डैम्स हैं, वेल्स हैं, हेड पंप्स हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी वाले मोटर पंप्स हैं, वो बहुत कम है। सिर्फ 51%, जो 51%, मोर देन 51% जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो नेट सोन एरिया है वो रेन फेड है, मतलब बारिश होगी, कंप्लीटली डिपेंडेंट है हम रेन पे। ये नहीं है कि अगर बारिश नहीं होगी तो ये लोग हाईली सफ़र करते, तभी तो हम लोग जो है लोग कहते हैं कि इंडियन जो फार्मर्स आर जो है वो मूनसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा। तो इसलिए 51% जो है हमारा जो पीपल्स द फार्मर्स आर डिपेंडेंट, जो नेट सोन एरिया के हैं वो रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एडिक्वेट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यानी हम रिवर्स नहीं है, हमारे पास बहुत रिवर्स है, हिमालय से इतने पेरेनियल रिवर फ्लो करते हैं जो साल दर साल फ्लो करते हैं, लेकिन नॉट प्रॉपर कैनाल्स कनेक्टेड नहीं एग्रीकल्चर फील्ड से, ना ही हैंड पम्प्स हैं उतने, ना टोटल्स कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ है जिससे हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर सके, ठीक है। तो वाटर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना क्लियर नहीं है अगर हम देखा जाए इरिगेशन के लिए। फिर एक और है नया फिनोमेना, काउ वेब फिनोमेना। ये याद रखना, काउ वेब फिनोमेना, कि लिमिटेड फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। अगर फॉर एग्जांपल आपने रॉ फूड जो है, वेजिटेबल्स हैं वो लेकर आए, लेकिन उनको प्रोसेस करके, जैसे पोटैटो है, उसको प्रोसेस करके लोग चिप्स बना रहे हैं, तो उससे आउटपुट जो है किसानों का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे हमारे पास यहाँ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ ही नहीं है, सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट है। वेजिटेबल्स के लिए जो है इतना कोई ऐसी ट्रैवलिंग रोड्स इतनी अच्छी नहीं, हाईवेज उतनी अच्छी नहीं, ठीक है, जिससे जो है, क्योंकि वेजिटेबल्स तो 2 दिन में ख़राब हो जाएंगे, तो आपको 1 दिन में लेके आना पड़ेगा। डेली मॉर्निंग में कोई आपकी जो फील्ड से जो है मार्केट्स तक वैसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो, वैसे रोड्स कनेक्टेड हो, जिससे जो है ये चीज़ें आ सके और उससे फार्मर की इनकम बढ़ सके। तो ये फैसिलिटी, सप्लाई चेन का मिसमैनेजमेंट है, एट्सेट्रा, इन सारे से लीड करता है फिनोमेना जो है काउ वेब फिनोमेना। काउ फिनोमेना मतलब जहाँ प्राइजेज जो कुछ चीज़ों के वो कम बढ़ते रहते, फ्लक्चुएट होते रहते, ठीक है, दैट आर जो साइक्लिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये सारे दीज आर सम इश्यूज एक्चुअली, जिन इश्यूज की वजह से जो है एग्रीकल्चर जो है, फार्मर्स जो हैं वो सफ़र करते हैं, ठीक है, और उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होकर रह जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है इंडिया का। हमने देखा था ना ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखो न्यूज़ में क्या था, कैबिनेट ने अप्रूव किया थी स्कीम जो मैंने आपको ऊपर बताई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और क्लीन प्लांट प्रोग्राम, अंडर कौन से मिशन के, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। जो ऊपर मिशन बताया था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके सब स्कीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अच्छा, ये क्या है अबाउट जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, इसका एम है प्रमोट करना है सस्टेनेबल तरीके से। सस्टेनेबल मतलब इन ए वे जिससे हम जो है फ्यूचर को जो है ख़राब ना करें। हमको लैंड का सस्टेनेबल, एग्जांपल दे रहा हूँ, लैंड को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है ताकि जो है फ्यूचर की जनरेशन है वो भी इस लैंड पे जो है क्रॉप्स उगा सके, इस लैंड का यूज़ कर सके। ये नहीं कि हमने जो है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर करके इसको जो है एकदम बंजर ज़मीन बना दिया, बैरन लैंड में कन्वर्ट कर दिया, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब सिर्फ इतना है कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने आज के काम करने, ठीक है। तो और इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी है, रिड्यूस करना है हमारा जो डिपेंडेंस है, जो इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, उन पे हमने जो है कम डिपेंडेंट रहना है। अच्छा, जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है CPP, उसका जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? देखो, नेशनल जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड इन एसोसिएशन जो विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, किसके साथ? एक तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, किसके साथ? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ। 3 कोर कंपोनेंट्स है इसके, कौन कौन से? 9 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट जो है क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाने हैं, 9
और सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क सपोर्टेड बाय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर सीड एक्ट जो है 1966 तुम्हें जो हॉर्टिकल्चर का क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिला। सपोर्ट लार्ज स्केल नर्सरीज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है उस हिसाब से। अगर हॉर्टिकल्चर का इंडिया में बात करें तो हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व करता है कल्टीवेशन, ठीक है, प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग या मार्केटिंग किसकी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर मीन टू से जैसे कोई भी हो, मतलब घरों में नहीं आप लगाते हो कि आपके जो है डेकोरेशन के लिए प्लांट्स है ना, जो जो खूबसूरती को बढ़ाते हैं, सब्जियां, फूल, फल जो है ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में आते हैं इंडिया में। इंडिया अगर का हम अगर ग्रॉस क्रॉप एरिया देखें हॉर्टिकल्चर के अंडर तो अराउंड 13.1% है। फ्रूट और वेजिटेबल अकाउंट करते हैं 90% ऑफ द जो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है। 355.4 ये नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप सॉरी। तो 90% जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल से, बाकी फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है बाकी एटसेट्रा जो है वो भी आते हैं 10% में। अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो जो ग्रोस वैल्यू एडेड जो है एग्रीकल्चर का वो 33% पे है। रैंक 2 इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन ग्लोबली आफ्टर चाइना। तो हम लोग सेकेंड नंबर पे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्रोडक्शन में पूरे ग्लोबली। नंबर 1 पे कौन है, चाइना, ठीक है। और फर्स्ट हैं प्रोडक्शन में बनानास और मैंगो और पपायाज के जो है प्रोडक्शन में हम लोग नंबर 1 है पूरी दुनिया में। एक्सपोर्ट में बात करें तो हम लोग अगर एक्सपोर्ट की रैंक करें तो इंडिया रैंक करता है 14th इन वेजिटेबल्स और 23rd में जो है फ्रूट्स में। एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। कुछ बाकी इनिशिएटिव्स जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स ने लिए हैं वो देखते हैं हम, कुछ मिशंस देख लेते हैं। वैसे इन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके ध्यान में रहे, 1-2 बार पढ़ लोगे तो शायद कभी अगर MCQ में कहीं आ भी जाए तो यू कैन ईजिली टिक इट, ओके। तो उसमें है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब 50% या 60% जो है वो सेंटर कंट्रीब्यूशन करेगी, बाकी 40 या 50% जो है वो जो है स्टेट्स, रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो है वो पार्ट इसमें योगदान देंगी, पैसा देंगे। एक होलिस्टिक ग्रोथ किस तरह से जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स की, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट्स, ट्यूबर्स क्रॉप्स है, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, अरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, ककुआ, बैम्बू, सब स्कीम्स भी हैं। तो ये सारे इन फ्रूट्स और इन वेजिटेबल्स को जो है क्या करने के लिए, इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए स्कीम है, ठीक है, किसानों को मदद की जाती है। इनकी कुछ सब स्कीम भी हैं, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो नागालैंड में है। तो ये सारे सब स्कीम्स और हैं जो किसके अंतर्गत आती है, जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के। कुछ कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम्स हैं ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिव, ये चमान, देखो चमन, CHAMAN, इसका मतलब क्या है, सी मतलब कोऑर्डिनेटेड जो है प्रोग्राम किसके ऊपर, हॉर्टिकल्चर पर के असेसमेंट और मैनेजमेंट यूजिंग क्या, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। एक बेटर तरीके से जो हॉर्टिकल्चर असेसमेंट होगा रिमोट सेंसिंग, GIS की मदद से, ठीक है, और फील्ड सर्वे की वजह से इनको जो है किस तरीके से बेटर डेवलप किया जा सकता है। सुरक्षा एक है, सुरक्षा मतलब एक सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज से जो सिक्योर करने के लिए हॉर्टिकल्चर असेसमेंट। CDP जो है एक कंपोनेंट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, उनमें कुछ चीज़ें आप याद रखना है। सेकंड नंबर पे आता है रैंक जो प्रोडक्शन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, चाइना के बाद चाइना नंबर 1 पे है। फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोडक्शन बनाना, मैंगो, पपाया के। अच्छा मिशन कौन सा है, अबाउट क्लीन प्लांट प्रोग्राम याद रखना, ठीक है। और जो है एक्सपोर्ट में जो है इज रैंक्ड 14 इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा क्या है ये KVK, कृषि विकास जो विज्ञान केंद्र है। एक्चुअली न्यूज़ में क्या था कि इंडियन काउंसिल जो एग्रीकल्चर रिसर्च किया ICAR, उसने सेलिब्रेट किया गोल्डन जुबली ईयर एस्टेब्लिशमेंट जो है कृषि विज्ञान जो है केंद्र का गोल्डन जुबली, ठीक है। क्या है ये कृषि विज्ञान केंद्र, ये
के देखो कृषि विज्ञान केंद्र का जो है मतलब है एम, इसका मकसद क्या, असेसमेंट करना है कुछ लोकेशन जो स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी मॉड्यूल हैं एग्रीकल्चर और जो अलाइड एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, केवीए के जो है, केवी के जो कृषि विकास जो विज्ञान केंद्र है, ये इज ओनली इंस्टीट्यूशंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे होते हैं फॉर टेक्नोलॉजिकल बैकड्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में। किस तरह से टेक्नोलॉजिकली जो है, टेक्नोलॉजी जो है बैक स्टॉपिंग है, मतलब टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए। ये एक इंटीग्रल पार्ट है जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है NARS, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। ये कहाँ पे है, ओनली इंस्टीट्यूशंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फंक्शन करते हैं एक तरह का नॉलेज और रिसोर्स सेंटर जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता कमेटी जो है मूटेड आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्म साइंस सेंटर, इन्होंने जो है ये आइडिया को जो है आगे रखा था। ओके, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, पहली जो केवीके थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में। कहाँ पे, पुडुचेरी में, अंडर तमिलनाडु जो है यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर। फाइनेंस जो 100% जो है सेंटर के द्वारा पैसा दिया जाता है इनको चलाने के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली जो है बैक स्टॉपिंग के लिए है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में, ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। देखो न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में था डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का। न्यूज़ में क्या था, यूनियन जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एक अम्ब्रेला स्कीम। किसके बेस पे, बेस्ड ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव फार्मर्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। क्या है ये डिजिटल एग्रीकल्चर, इट इज़ कंसिस्टेंट, एक एप्लीकेशन है ऑफ मेथड, किस तरह से प्रिसीजन एग्रीकल्चर या स्मार्ट एग्रीकल्चर होगा। ये एक किस तरह बेहतर तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल जो फार्मिंग नेटवर्क है, कुछ वेब बेस्ड डाटा प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाता है टुगेदर, कुछ बिग डाटा एनालिटिक्स का, तो बड़ा ही है। यूज़ ऑफ ड्रोन कैसे फाइट किया जा सकता है कीड़े मकोड़ों से, लोकस्ट को इंडिया में, या युक्ति जो ग्रीन सेंस एक रिमोट मॉनिटरिंग सोल्यूशंस है, तो वेरियस तरह के जो है ये टेक्नोलॉजिकली चीज़ है। ठीक है, अच्छा कुछ की फीचर्स अगर इस मिशन के देखें हैं तो बिल्ड ऑन 2 फाउंडेशनल, 2 पिलर हैं। एग्रीकल्चर स्टैक मतलब किसान की पहचान, एक फार्मर सेंट्रिक जो है DPI होगा। ठीक है, डिजिटली जो है प्रोफाइल होगी। ठीक है, फार्मर सेंट्रिक है ना, स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत सारे सर्विसेज और स्कीम जो है वो डिलीवर करने के लिए फार्मर्स को 3 की पिलर में, फार्मर रजिस्ट्री जो इशू करेगा, एक फार्मर की अपनी ID होगी जो एक्ट करेगा उसकी डिजिटल आइडेंटिटी फार्मर्स की, फिर जियो रेफरेंस विलेज मैप, लिंकिंग द फार्मर की ID को लिंक किया जाएगा उसके जो है टू फार्मर्स रिलेटेड डाटा, जैसे उसकी लैंड रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें। तो इट्स काइंड ऑफ डिजिटलाइजेशन। ओके, सिमिलर। ठीक है, उसकी लैंड, उसको खुद को डिजिटलाइज किया जाएगा पूरी तरीके से। और क्रॉप सोन रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे। ओके, डिजिटली। अब किसान डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS, इतने इंपॉर्टेंट ये टर्म्स नहीं है, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे किसान जो है डिसीजन, DSS अगर है, किसान डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड रिमोट सेंसिंग डाटाज जो है उनको कॉम्प्रिहेंसिवली जो स्पार्शल सिस्टम में है ना प्रोवाइड करने के लिए, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कि क्रॉप्स की क्या कंडीशन है, ठीक है, वेदर पैटर्न क्या है उस एरियाज़ का, वाटर रिसोर्सेज कितना है, तो एक तरह का उसको पूरी डिटेलिंग दी जाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट किया गया है यूजिंग जो है रिसर्च A1A एंड विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम वेदास ऑन डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने। सॉइल प्रोफाइल मैपिंग डिजिटली जो है, जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे विल प्रोवाइड यील्ड एस्टिमेट कि कितनी यील्ड होगी इस क्रॉप को लगाने के बाद इस मिट्टी पे। अच्छा, की टारगेट 11 जो कोर फार्मर्स को ओवर द 3 years एंड लॉन्च नेशनल वाइड डिजिटल क्रॉप सर्वे इन 2 years। क्रिएट एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट की जाएगी 11 करोड़ फार्मर्स की 3 साल में। इस तरीके की सिस्टम है। ठीक है, it's a kind of farmer's profile and his crops, his land, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है जी, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन आप इतना याद रखें। अगर आप लाइव स्टॉक सेक्टर का इंडिया में पढ़ें तो कैबिनेट ने अप्रूव किया सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन स्कीम विद टोटल आउटलाइन 1700 करोड़ है ना। तो क्या है ये, अगर हम स्टेटस देखें लाइव स्टॉक सेक्टर का इंडिया में, तो पॉपुलेशन देखें तो इंडिया के पास लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। मीट प्रोडक्शन की देखें तो इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बफेलो मीट एंड रैंक #2 इन गोट मीट प्रोडक्शन। गोट के और बफेलो में सबसे बड़ा और गोट में #2 पे आता है मीट प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में।
अगर फिश और मिल्क की देखें तो इंडिया जो है फर्स्ट आता है इनलैंड फिशरी में, इनलैंड समझो। दूसरी कौन सी होती है, क्योंकि जहाँ पे समुंदर से नहीं, जो हम लोग रिवर्स से, लेक से, इन चीज़ों से जो हमारे कंट्री के अंदर से, इनलैंड फिशरी में नंबर 1 पे है। और मिल्क प्रोडक्शन में 25% जो ग्लोबल, एंड मिल्क प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है। 25% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है, ठीक है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देखें तो कंट्रीब्यूट करता है 30.19% टू द एग्रीकल्चर GVA एंड 5.73% जो टोटल GVA है, ग्रोस वैल्यू एडिशन है 2021-22 में जो है 5.7% है। और अगर खाली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो 30% जो है लाइव स्टॉक ही हमें सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट देख तो जो 70% जो रूरल एरिया के हाउस होल्ड है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इश्यूज जो फेस किए जाते हैं बाय लाइव स्टॉक सेक्टर इंडिया में, हाई इकोनॉमिक लॉस है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल डिजीज जैसे फुट माउथ डिजीज़ ने हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया, इन सारी बीमारियों की वजह से बहुत सारे उनकी जानें भी जाती हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इंडिया रैंक करता है 4th नंबर पे इन एंटीबायोटिक यूजेज इन एनिमल्स, सबसे ज़्यादा 4थे नंबर पे आता है। हम लोग बायोटिक्स जो है एनिमल्स में यूज़ करते हैं। तो उससे क्या हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेजिस्ट हो गए, अब वो एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रही, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, एवरेज जो एनुअल प्रोडक्शन है कैटल का इंडिया में वो है 1777 kg या एनिमल पर ईयर, वाइल जो वर्ल्ड की एवरेज है वो 2699 है। तो हमारी कहीं ना कहीं एक एवरेज जो एनुअल प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर ग्लोबल। अब कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं लाइव स्टॉक, जैसे भैंस, गाय, बकरी, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को, इनको लाइव स्टॉक कहते हैं, याद रखना। इनिशिएटिव क्या लिया गया, यूनिफाइड जियोनोमिक चिप, जियो जो है, जियो जो गाँव चिप है फॉर कैटल्स, और मशीश चिप जो है बेफेलोज के लिए डेवलप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने। ये कुछ इनिशिएटिव लिए गए। इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी, ये इंक्रीज करेगा अवेलेबिलिटी जो है सेक्स सॉर्टेड सीमंस का फार्मर्स के लिए, रिड्यूस्ड कम पैसों पे प्रोडक्शन सिर्फ फीमेल कैल्प्स की, मतलब देखो, मतलब सेक्स स्पेसिफिक सीमंस, मतलब जिससे जो है फीमेल ही पैदा होगी, फीमेल बेफेलो और फीमेल काउ ही पैदा होगी, ठीक है, कैल्प्स ही पैदा होंगे, ठीक है। उसके लिए इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NADCP कंट्रोल करने के लिए और एरेडिकेट करने के लिए FMD या फिर ब्रुसेलोसिस, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, क्यों, क्योंकि FMDs और फुट एंड माउथ डिजीज़ और ये ब्रुसेलोसिस जैसे बीमारियों को दूर करने के लिए। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन है एक, एम है एट डेवलपमेंट और कंजर्वेशन जो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड है, इम्प्रूव जो इंडिजिनस ब्रीड है काउज की, बोवाइंस की, उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी है। तो ये याद रखना, नेशनल डिजीज़ एंड कंट्रोल प्रोग्राम, इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी, यूनिफाइड जियोनोमिक चिप्स, गऊ चिप कैटल के लिए, महिष चिप जो है बेफेलोज के लिए, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए इंडिया के द्वारा जो है कैटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। कुछ रिलेटेड न्यूज़ देखें तो पेंडेमिक जो है फंड प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने जो है लॉन्च किया था। कौन सा पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, क्या है ये फोकस करता है एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी पे स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया में पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स में। क्या है ये मतलब 25 मिलियन जो है, इट इज़ ए 25 मिलियन इनिशिएटिव जो फंड किया गया था G20 के पेंडेमिक फंड ने, और एस्टैब्लिश किया गया इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर तब किया था। एम था जो लो और मिडिल इनकम मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, ऐसा कैपेसिटी जो एनिमल मतलब कंट्रीज कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ थ्रेट्स एंड पेंडेमिक थ्रू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये पैसा इसलिए दिया गया था जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनका जो है उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, उनका हेल्थ और हेल्थी जो उनके हेल्थ के जो बहुत सारे थ्रेट्स हैं पेंडेमिक के ज़रिए, वो फाइनेंसिस के थ्रू जो है उनको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की। इनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो तीनों का याद रखना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी थी जो पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक।
कुछ मेजर जो इंटरवेंशन है इस प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या 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 है, इससे अपग्रेडेशन हुई है और एक्सपेंशन हुआ। ह्यूमन जो एनिमल के हेल्थ से रिलेटेड लैबोरेटरीज थी, जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी, ये बड़ी हैं इन पैसों के मिलने के बाद, $25 मिलियन के बाद। ठीक है, इन्हेंस हुआ है अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन्हेंसिंग अर्ली वार्निंग, पहले बताया गया है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इस बीमारी है, सर्विलेंस मैकेनिज्म, ताकि कोई भी तरह किसी तरह का भी कोई आउटब्रेक हुआ है, कोई प्लेग हुआ है, कोई बीमारी फैली है एनिमल्स में, तो वो जल्दी डिटेक्ट हो गई है। ठीक है, अपग्रेडिंग डेटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स सिस्टम, जिससे जो है हम लोग बेटर रिस्क मैनेज कर सकते हैं। डेटाज कलेक्ट किए गए हैं वेरियस डिजीज रिलेटेड। ठीक है, एड्रेसिंग क्रॉस कटिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी गैप एट नेशनल और रीजनल लेवल पे थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ये वेरियस इश्यूज जो हैं इम्प्रूव हुए हैं इनके आने के बाद। ये जो है पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, तो यहाँ क्या याद रखने के लिए, पेंडेमिक प्रोजेक्ट, लाइफ स्टॉक रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, इंडिया क्या इश्यूज फेस करता है वो हमने पढ़े, फिर हमने कुछ स्टेटस देखा लाइफ स्टॉक सेक्टर्स का इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वाइट रेवोल्यूशन 2.0। न्यूज़ में कहता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव ने रिलीज किया एक्सटेंडेड ऑपरेशन प्रोसीजर ऑन वाइट रेवोल्यूशन 2.0 ड्यूरिंग जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था इंडिया का डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। इंडिया का अगर डेयरी सेक्टर की देखें तो इंडिया, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट है पूरे ग्लोबल में, सबसे ज़्यादा जो है मिल्क प्रोड्यूस इंडिया करता है। 25% जो वर्ल्ड का मिल्क है, टोटल मिल्क आउटपुट है, वो इंडिया से आ जाता है। कंट्रीब्यूशन देखें तो 4.5 to 5% जो है इंडिया की जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है जो मिल्क प्रोडक्शन से और उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं डायरी सेक्टर का। मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन जो है 70% से भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इस सेक्टर्स में 70% से भी ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन है अगर हम डेयरी सेक्टर की देखें। अबाउट एनडीडीपी, एनडीडीपी क्या था, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। देखो, नेशनल जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो डॉक्टर विरघेसी कुरियन के द्वारा, जो फादर है इंडियन फादर हैं ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन 1965, उनके द्वारा फाउंड की गई था ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए इंस्टीट्यूशन जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। इट डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम 1970 और 6 से 96 तक जो है ये प्रोग्राम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जिससे वाइट रेवोल्यूशन हुआ, मिल्क इतना प्रोडक्शन हुआ। आज हम ग्लोबल लीडर हैं मिल्क में, अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन में। और अब जो है वो वाइट रेवोल्यूशन पहले हुआ था 1970 से 1996 तक। 2.0 क्या है, कुछ की ऑब्जेक्टिव जो है इंक्रीज करना है मिल्क प्रोडक्शन बाय 50% प्रेजेंट लेवल से। अगले 5 साल में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको डबल करना है आज जितना है। फॉर एग्जांपल, आज अगर 100 लीटर मिल्क प्रोड्यूस होता है पूरे मुल्क में, तो उसको 200 लीटर करना है अगले 5 साल में। एक चीज़ ये इसमें आती है, ऑर्गेनाइज करने मार्केट एक्सेस टू डायरी फार्म इन अनकवर्ड एरिया, जहाँ पे जो है, देखो डेयरी फार्म्स को जो है ना, उन एरियाज़ में जहाँ डेयरी फार्म्स हैं भी, उनको जो है उनके जो दूध है, घी है, दही है, पनीर है, जो भी चीज़ें वो बना रहे हैं, उनको जो है मार्केट तक एक्सेस प्रोवाइड करना, ताकि वो चीज़ें लोग मार्केट तक ला के बेच सकें। इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में भी डेयरी की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसको इंक्रीज़ करना है। कहीं ना कहीं पानी मिल्क का जो प्रोक्योरमेंट है बाय डेयरी कोऑपरेटिव्स इंक्रीज़ करना, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये ताकि मिल्क को ख़रीद सकें, उसको इंक्रीज़ करना टू 1 लाख किलोग्राम पर डे बाई 2029 तक। 1 लाख किलोग्राम तक जो है वो ताकि प्रोक्योर कर पाएँ लोग, प्रमोट करना है। अच्छा, फिर एक मिशन है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2.0। टारगेट है कि वाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है हैज़ बिन सब अंडर दी सेंट्रल का सेक्टर स्कीम है। एंड ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है 2.0, ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% जो कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो है ये वाइट रेवोल्यूशन का जो प्रोग्राम है इसी के अंडर आ गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर डीप एनपीटीडी वो प्रोवाइड की जाएगी, मतलब पैसा दिया जाएगा सेंटर के द्वारा, ताकि विलेज लेवल पे जो है मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाए जाए। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज जो है दूध खरीद सके, मिल्क चिलिंग फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी मिल्क प्रोक्योरमेंट, और कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा, डेयरी फार्म्स को, इन चीज़ों को। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अनाउंसमेंट हुआ है नेशन वाइड के एक्सपेंशन होगा कोऑपरेशन अमंग के वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा, जो है कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव इनिशिएटिव्स,
जो सक्सेसफुली जो है एक पायलटेड, जहाँ शुरुआत कहाँ हुई थी, गुजरात में। प्रोग्राम जो है एक इंटरेस्ट फ्री जो है कैश क्रेडिट देगा डेयरी फार्म्स को थ्रू रुपे किसान क्रेडिट कार्ड, और डिस्ट्रीब्यूट करेगा माइक्रो एटीएम्स डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ताकि बैंकिंग सर्विसेज को भी जो है फार्मर्स के डोर स्टेप तक पहुंचाया जाए। समझे? अब वाइट रेवोल्यूशन क्या था? वाइट रेवोल्यूशन में इंडिया को रेफर किया जाता है एक सक्सेसफुल जो इम्प्लीमेंटेशन था, ऑपरेशन फ्लड जो था उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया था और उसके रिजल्ट आ गए थे। जो डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1970 में, ठीक है, तो इंडिया को ताकि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मिल्क प्रोडक्शन में, सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब कि हम खुद पे ही डिपेंडेंट होंगे, हम सारा अपना मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में ही करेंगे, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े बाहर से। अच्छा, एक स्पेयर हेडेड किसके द्वारा ये चलाया गया था? इंडिया के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ग्लोबली। तो इसके जो है डॉक्टर विरघेसी जो है कुरिन जो थे, जो फादर है इंडिया के वाइट रेवोल्यूशन की, इस मूवमेंट को लीड किया था। एवरी ईयर ऑन नवंबर 26 इंडिया ऑब्जर्व करता है नेशनल मिल्क डे ऑन कमेमोरेशन जो बर्थ थी डॉक्टर विरघेस कुरिन की। ऑपरेशन फ्लड जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था 3 फेजेस में। तो ये 1970 से चल के जो है 20-22 साल चला था ये, ठीक है। देखते हैं कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं डेयरी सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने के। एक तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमने पढ़ा था, ये जो है इम्प्लीमेंटेड डेवलपमेंट और कंजर्वेशन करने के लिए इंडिया की जो बोवीन ब्रीड है, एक तरह की पशु की ब्रीड है, गाय की, ठीक है, उसको कंजर्व करने बचाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसकी क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। एक मिशन है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि क्वालिटी जो दूध की है और उसके प्रोडक्ट्स की हैं उनको अच्छा करने के लिए। तो ऑर्गेनाइज मिल्क प्रोक्योरमेंट जो है उसको बढ़ाने के लिए बाय स्ट्रेंथिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। अब ये हमने ऊपर पढ़ा था, इंप्रूव करने के लिए जो है एनिमल हेल्थ सेक्टर को इम्प्लीमेंट करके जो है पायरोलेटिक वैक्सीन्स प्रोग्राम्स देकर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट फंड एक और है। ये भी एक तरह की इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट है जो एंटरप्रेन्योर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा की जाएगी, एस्टैब्लिश करने के लिए डायरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। डायरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखो क्रिएट किए जाएंगे जहाँ देखो यहाँ से मिल्क आया, ठीक है, मिल्क को जो है घी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये वैल्यू ऐड की जा रही है। 30 रुपये का मिल्क है, उसको देख घी कैसे केजी है, घी, पनीर एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। फिर है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, हमने देख लिया किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है लाइव स्टॉक और डेयरी फार्मर्स के लिए, ईजी और इंक्रीज कर सकते हैं अपना एक्सेस जो अरे क्या पढ़ रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़। मतलब कि देखो मनी लेंडर से लोग पैसा लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि एक बैंक्स का एक्सेस मिल सके इन लोगों को, वहाँ से जो है आप लोग लो इंटरेस्ट या नल इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन्स मिल सकते हैं। आप जो है अपने डेयरी फार्म्स को जो है और इंक्रीज़ कर सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो, अपने मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंक्रीज़ और क्वान्टिटी दोनों को कर सकते हो। तो इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, एनिमल हस्बेंड्री डायरी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइव स्टॉक हेल्थ डिजीज एंड कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। ये कुछ इंडिया के जो है इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से जो है डेयरी सेक्टर्स को जो है और ताकतवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रोग्राम जिस ये एक्सपेंशन इन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में और बढ़ावा किया गया है ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू मेक इट ज़्यादा अट्रैक्टिव, इम्पैक्टफुल और इंक्लूसिव। मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल होगा और इंक्लूसिव मतलब और लोग शामिल होंगे, सब शामिल होंगे। क्या है ये डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फंड? ये इट इज़ ए मीडियम और लॉन्ग टर्म जो है डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। डेप्ट फाइनेंसिंग मतलब एक तरह का कर्जा दिया जा रहा है लोगों को फॉर इन्वेस्टमेंट वायबल प्रोजेक्ट में, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, मतलब गोडाम्स जैसे बनाने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट जिसको जहाँ स्टोर किया जा सके, मैकेनाइजेशन उस तरह की जा सके, रोड्स ट्रैवल, इस तरह के कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। इस तरह के फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जो है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, इसलिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहा गया। 1 लाख करोड़ जो है प्रोवाइड किया जाएगा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे NBFCs के द्वारा और वेरियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा एज ए लोन, जिसमें 3% जो है इंटरेस्ट माफ़ होगा पर एनम,
और क्रेडिट गारंटी की कवरेज है अंडर CGTMC। क्रेडिट गारंटी कवरेज का मतलब है फॉर लोन अप टू 2 करोड़ तक। मतलब अगर कि फार्मर लोन ना भी नहीं दे पा रहा तो जो क्रेडिट गारंटी जो ये GTMSC है, ये जो है उनकी जो है बैंक्स और जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका जो नुकसान हुआ है उसका क्या करेगा, हर्जाना ये भरेगा। ठीक है, तो इस क्रेडिट गारंटी कवरेज से क्या होता है कि बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लोन्स जो है किसानों को देंगे जो गरीब लोगों को नहीं देते थे। ठीक है, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है जो ये गवर्नमेंट पे करेगी इन इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स को। 1 लाख करोड़ प्रोवाइड किया गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए। कुछ की हाईलाइट जो रिसेंट जो एक्सपेंशन हुआ है उसको देखते हैं। वाइबल फार्मिंग एसेट्स टू अलो ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरी ऑफ स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कवर अंडर वाइबल प्रोजेक्ट फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट। देखना, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। फिर PM कुसुम कंपोनेंट ए अलो करे कन्वर्जेंस ऑफ PM कुसुम, एक और स्कीम है इस AIFs के साथ जोड़ी जाएगी जहां फार्मर्स और फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव और पंचायत मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो इन एडिशन क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये जो है और नाउ NAB जो है ये पैसा भरेगी, वो मैंने ऊपर आपको समझाया किस तरीके से। तो ये स्कीम थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के फार्म्स बनाए जाएंगे। ठीक है, फार्मिंग एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे। नेक्स्ट है एग्रीटेक। एग्रीटेक क्या है? न्यूज़ में था एग्री शेपिंग एग्रीकल्चर एंड एमर्जिंग इकोनॉमी टुडे टुमारो रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक टुडे एंड टुमारो, एग्रीकल्चर टेक, शेपिंग एग्रीकल्चर इन एमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो। न्यूज़ में और क्या था कि इट इज़ एन आउटकम जो WEF का था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, ठीक है, इनिशिएटिव जिसका एम था किस तरह से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ है ना जो का एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ मिल के जो है ये काम किया जाएगा। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगी और एग्रीकल्चर और पब्लिक गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, इंटेलिजेंट क्रॉप प्लांटिंग, स्मार्ट फार्मिंग, इस तरह की चीज़ें जो है, डेटा एज एन एनेबलर, ये सारी चीज़ें यूज़, एप्लीकेशन फॉर टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग और इमेजनरी का यूज़ किया जाएगा। अर्ली जो है पहले ही हम जांच लेंगे कीड़े लगाए, बीमारी कौन सी हुई है, किस तरह से लैंड यूजिंग पैटर्न देखे जा सकते हैं, तो रिमोट सेंसिंग और इमेजनरी का यूज़ किया होगा। ग्लोबल GPS का यूज़ किया गया है प्रिसीजन फार्मिंग के, मतलब अप्लाइंग रिसोर्सेज लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर एटसेट्रा विद हाई एक्यूरेसी, कि कितनी सीड्स जो है इस पर्टिकुलर एरिया में खर्च हो सकती है। 1 एकड़ में 1 kg लगेगा, 2 kg लगेगी, कितनी लगेगी, ठीक है, कितना फर्टिलाइजर इस एरिया में यूज़ होगा GPS की मदद से। अच्छा, वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट मॉडलिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम के फ्लड होगा या ड्रॉट्स आएंगी, इस तरह के क्रॉप्स आप यूज़ करो, या आज बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती, मौसम कैसा है, तो मॉनिटरिंग जो क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होगा, तो वेदरिंग फोरकास्ट एंड क्लाइमेट मॉडलिंग होगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इनेबल, वेयर हाउसेज जैसे स्मार्ट लॉजिस्टिक, कनेक्ट करेगा फार्मर्स को मार्केट से, कहीं ना कहीं कम करेगा, क्रॉप का लॉसेज कम होगा, स्टोरेज और ट्रांजिट के दौरान, स्टोरेज के टाइम और उससे भेजने के बाद टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ किया जाएगा, प्रॉपर ट्रैकिंग होगी, मार्केट का एक्सेस दिया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों का जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है की जाएंगी, इसमें जो एग्रीटेक है ये चीज़ें। अच्छा, इंडिया का इनिशिएटिव अगर देखें किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन किया है, तो हम वो वेरियस चीज़ें, फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट, कितना एग्रीकल्चर से जो है मतलब निकलेगा, कैसे कितना रिजल्ट आएगा, कितना आउटपुट आएगा, यूजिंग स्पेस, एग्रो मेट्रोलॉजी और लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, फसल। तो प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया था 2005 में, प्रोवाइड करने के लिए अर्लियर फोरकास्ट कि आपने जो क्रॉप लगाई है इसका कितना आउटपुट आएगा। समझ लो 10 kg आपने गेहूँ लगाएगा, कि इसका 100 kg निकलेगा, नहीं 80 kg आएगा, नहीं, इस तरह की चीज़ें। किसान C के ये क्रॉप C के बीच में
इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी और जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड इम्प्रूवमेंट जो है कितना यील्ड में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर पिछले साल 30 kg हुआ था तो इस साल 40 kg हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ये हो सकता है, एस्टिमेट लगाया जाएगा कि इस साल इतना होगा। एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज ADEX इंडिया का पहला फर्स्ट डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है फार्मर की सर्विसेज के लिए। ये 3 प्राइमरी डेटास, फार्मर की आइडेंटिटी कौन है वो, जियो टैग्ड फार्म जो लोकेशन है उसको जियो टैग्ड किया जाएगा। आप देख सकते हो फार्म कहाँ है, मेरे फार्म की लोकेशन है ना। क्रॉप्स ऑन डाटा, कौन से क्रॉप्स जो है वहाँ पे लगाए गए हैं उसके डेटा, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज। किसान जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये एक हाई ड्रिवन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है MOA और FW का। किसके लिए, इन्फॉर्म करने डिसीजन मेकिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रिमोट सेंसिंग का, इन तरह की टेक्नोलॉजी का जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके किया जाएगा। ग्राउंड लेवल पे कितना होता है, फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो हैं वो बड़े टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े इलिटरेट है। सम हार्डली नो हाउ टू रीड एंड राइट, सम हार्डली नो हाउ टू काउंट एंड सम इवन डोंट नो इवन टुडे। तो कितने ये सक्सेसफुल होंगी जो इतनी हाई इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है, वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, न्यूज़ में क्या था, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसके लिए, वीट के लिए और बाकी 5 अदर रबी क्रॉप्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही टॉपिक के लिए मैं पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पढ़ा रहा था। कंट्रोवर्शियल भी है, न्यूज़ में भी रहता है, चाहे वो इंटरनेशनली अगर आप ट्रेड के रिलेटेड से जब वो सब्सिडी की बातें उठाते हैं तब के अगर एंगल से देखें, इंडिया के एंगल से देखें, किसानों की कंट्रोवर्शियल एंगल से देखें, MSP इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है MSP एक मिनिमम रेट है जिस पे फार्मर जो है अपनी क्रॉप्स जो है गवर्नमेंट को बेचता है। समझे, मतलब अगर फॉर एग्जांपल MSP है 1000 रुपये रखी हुई है 100 kg वीट पे, ठीक है, तो मार्केट में कोई 1020 देकर भी आपकी 100 kg खरीद सकता है। ठीक है, अगर वो बोलता है कि नहीं मैं 900 में खरीदूंगा, मैं 1000 में नहीं खरीदूंगा, तो फार्मर के पास ऑप्शन है कि वो उसको ना बेचकर गवर्नमेंट को डायरेक्टली बेच सकता है। ये नहीं कि गवर्नमेंट रोकती है इसको, नहीं, अगर उसको 1000 रुपये कहीं से भी मिल रहे हैं 100 kg पे तो वो बेचे। ठीक है, क्योंकि MSP एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि आपका अगर कोई नहीं लेगा, आपके जिनका जो किसान ने जो क्रॉप उगाया है नहीं लेगा, तो हम जो है ये 1000 रुपये के 100 kg जो है लेंगे, खरीदेंगे इस रेट पे। आपको उससे ज़्यादा मिल रहा है तो आप बेच दो, लेकिन मिनिमम हम इतना देंगे। कहीं ना कहीं इट इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग जो है फार्मर का जो है डिस्ट्रेस सेलिंग, कहीं ना कहीं वो जो है मजबूरी में आके कहीं और बेचने की जगह जो है बड़ी कार्टलाइजेशन हो जाती है। MSP में 22 क्रॉप्स कवर्ड है, ध्यान से देखना। 14 कारिफ क्रॉप्स हैं। अगर पूछे कारिफ या रबी में से कौन सी ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं वो MSP में है, तो कारिफ में जो है पैडी आती है, जोहार, बाजरा, सिंगल याद रखना, ये याद रखने की चीज़ें, मेज़, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, नाइजर सीड और कॉटन, ये कहाँ आते हैं, कारिफ क्रॉप में। 6 रबी क्रॉप्स हैं, वीट, बेरली, ग्राम, मंसूर, अच्छा रैप सीड या मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, और सैफफ्लावर। 2 कमर्शियल क्रॉप्स में जूट और कोपरा। ठीक है, इन एडिशन जो है जूट की और कोपरा जो है ये भी 2 कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं। 6 रबी क्रॉप्स और 14 जो है कारिफ क्रॉप, टोटल कितनी होगी 22। इन एडिशन MSP जो है तोरिया और डी हस्क कॉटन जो है कोकोनट है, ये भी फिक्स्ड हैं बेस्ड ऑन MSP जो है रैप सीड की और मस्टर्ड की और कोपरा रिस्पेक्टिवली। बाकी चीज़ें अगर हम देखें किस तरीके से जो है, देखो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है वो देखा, ये याद रखना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है वो रिकमेंड करता है MSP, और कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर पे जो चीफ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जिसको चेयर किया जाता है वो फाइनल डिसीजन लेती है। अनाउंसमेंट जो है एट द बिगिनिंग ऑफ हर सोइंग, जब बोहा जाता है फसल तो हर सोइंग सीजन से पहले जो है उसकी अनाउंसमेंट होती है कि इस बार फलानी इन 22 में पर इन पे इतनी MSP मिलेगी। CACP जो है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, वो कंसीडर करता है 3 प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, जब वो कैलकुलेट करता है MSP।
ठीक है। वो 3 कौन से हैं? पहला जो है A2 कवर्स करता ऑल कैश एंड काइंड इन काइंड एक्सपेंसेस जो अकर हुई हैं फार्मर्स के द्वारा बीज पे, फर्टिलाइजर, केमिकल, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन, जितना भी जो है उसका खर्चा हुआ है, चाहे वो चीज़ों में हुआ है, जो पैसा में हुआ है, उसके बीज पे, फर्टिलाइजर्स पे जो उनने लगाए हैं, किसी तरह के केमिकल्स हैं, जो उसने लेबर हायर की है, ठीक है, जो उसने पानी इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, तो वो सारी कोस्ट को लगाता है A2। ये नाम है A2, ठीक है, समझ गए। पहली चीज ये गवर्नमेंट लगाती है A2। दूसरी प्लस इसमें A2 प्लस FL एक्चुअल कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू एंड अनपेड फैमिली लेबर। मतलब अनपेड फैमिली लेबर मतलब अगर उस किसान में 3 लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल है ना, हम पर एकड़ पे लगाया जाता है, मतलब गवर्नमेंट की तरह ये फार्मूला लगाया जाता है कि कितने लोग इस फार्म पे काम कर रहे हैं, तो उस जो अनपेड अब फैमिली को तो पैसा नहीं दिया गया है ना, लेकिन उसकी वैल्यू भी ऐड करते हैं FL, ठीक है, फैमिली लेबर। तो सारा जो इनपुट कॉस्ट है प्लस जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, जो फैमिली जो है जो काम कर रही है उनका भी दिहाड़ी जो है उसका पैसा भी लगाया जाता है, ठीक है। तीसरी आती है C2 इंक्लूडिंग, देखो जितना भी उसका खर्चा हुआ है प्लस जो फैमिली की जो लेबर है वो दोनों तो ऐड किए गए, फैमिली लेबर भी ऐड किया और जितना इनपुट था वो भी ऐड किया, प्लस तीसरी चीज़ क्या ऐड की जाती है, अलोंग विद रेवेन्यू फोरगोन और ऑन लैंड रेंट या फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स इंटरेस्ट। समझे? नहीं समझे? प्लस 1.5 जो है, जो कैपिटल जो है फॉर जो रेवेन्यू अलोंग विद जो रेवेन्यू जो फोरगोन और ओन्ड लैंड, मतलब अगर रेंटेड ज़मीन है तो उस पर कितना किराया है, मतलब ज़मीन का। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये 1 एकड़ ज़मीन ली तो इस पर अगर आप 10,000 रुपये दे रहे हो साल के, ठीक है, तो वो भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। अगर अपनी लैंड है तो उसका अगर आप रेंट पे देते तो कितना पैसा लगाते वो भी ऐड किया जाएगा। तो एक फिक्स कैपिटल जो है एसेट्स इंटरेस्ट वो ऐड किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इस पे 1.5 इसको एक्स्ट्रा दिया जाता है, जितना ये टोटल कॉस्ट हुआ है प्लस प्रॉफिट। तो ये होता है। कौन खरीदता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक नोडल एजेंसी है जो वीट और पैडी को जो है वो खरीदती है इनसे, और आगे जो है PDS सिस्टम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत जो है लोगों में बांटती है, BPL APL स्कीम में, सब स्कीम्स में आगे लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है MSP कॉस्ट की, MSP क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैंने आपको बताया था 1000 रुपये में 100 kg का एग्जांपल देकर, ठीक है। फार्मर जो है इतने तक बेच सकता है, इससे ज़्यादा मिल रहा है तो भी वो बेचे, लेकिन इससे कम नहीं, उसके पास ऑप्शन है। अगर कोई ज़बरदस्ती कार्टलाइजेशन हो गया कि सारे लोग जो है मिल के कि बोलें कि इस बार हम फार्मर से 900 में ही खरीदेंगे, कोई भी 1000 में नहीं खरीदे, तो ये कार्टलाइजेशन से बचने के लिए उनके पास ऑप्शन है कि वो इनको ना बेचकर जो है किसको बेच सकते हैं, डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। इंडियाज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, न्यूज़ में क्या था, इंडियाज़ एक्सपोर्ट इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो इंडिया का उसने रजिस्टर किया 8% डिक्लाइन हुआ है, 8% कम हुआ है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट हम बाहर करते थे वो 8% कम हुआ है। और वो जो हमारा टारगेट था, एम्बिशियस टारगेट था जो 60 बिलियन का, कि 2022 तक हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है 2018 की पॉलिसी के तहत के 60 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, उस पर भारी धक्का लगा, कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह गए। कुछ की डेटा देखते हैं हम अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्टेड रजिस्टर्ड है डिक्लाइन इन 2023-24। कहाँ का? राइस जो है 21% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट जो है, जितना एक्सपोर्ट होता था टोटल उसका 21% जो है कम हुआ है। फॉलोड बाय मरीन प्रोडक्ट्स 15%, स्पाइसेस 9%। तो वेजिटेबल ऑयल्स जो है कंस्टिट्यूट करता है हमारा 45% जो है, हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं ईडेबल ऑयल जो होती हैं, ठीक है। फॉलोइंग बाय पल्सेस 11% इंपोर्ट करते हैं, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 8% करते हैं। जो शेयर है इंडिया का एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो हम बाहर भेजते हैं और इंपोर्ट जो हम कंट्री के अंदर लाते हैं इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड 2022 वे 2.4 अगर वर्ल्ड की, और 1.9 एक्सपोर्ट 2.4 करते थे, 1.9 इंपोर्ट करते थे विद रिस्पेक्ट टू जो हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो
स्टैटिस्टिकल रिव्यू था 2023 का, उसके अकॉर्डिंगली तो इंडिया रैंक करता है पूरी दुनिया में 9th नंबर पे। अगर हम ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 9th रैंक पे हैं, जो है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने वाले। ठीक है, अगर हम देखें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 की क्या थी, हमने फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करनी है थ्रू वैल्यू एडिशन और मिनिमाइजिंग जो लॉसेज उनके होते हैं अक्रॉस वैल्यू चेन। मतलब जैसे जब क्रॉप उन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट जब क्रॉप काटी, स्टोर की, ठीक है, ट्रैवल करते हुए, ठीक है, या बेचने तक, सेलिंग तक, इनमें जो है जो क्या आता है, जो लॉसेज अकर होती हैं उनको कम करना है और वैल्यू एडिशन करनी है, तो वो पढ़ना है कि कुछ की टारगेट। अगर एम देखें 2018 की जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, मतलब बाहर भेजने की, उसके देखें तो डबल करनी है फैमिली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू ओवर 60 बिलियन। अगर 30 बिलियन था 2018 में, उसको 60 करना है 2022 तक, ये नहीं अचीव हो पाया। डाइवर्सिफाई करना है एक्सपोर्ट बास्केट और बूस्ट करना है वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करना है, ये नहीं कि राइस और वीट कर रहे हैं तो वही करते रहना, नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर है डबलिंग इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, कहीं ना कहीं हमने अपना शेयर डबल करना है। जहाँ 2.9 और 1.9 था, ये देखो ना 2.4 और 1.9 था, उसको डबल करना है, 4% तक करना है पूरी दुनिया में। और कहीं ना कहीं प्रमोट करना है नोवल, इंडिजेनस, यहाँ का लोकल, ऑर्गेनिक, एथनिक, ठीक है, और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, यहाँ की कुछ खास चीज़ें, ठीक है, एथनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स के बिना इंडिजेनस लोकल चीज़ें, ये प्रमोट करना था। ये कुछ एग्रीकल्चर पॉलिसी जो 2018 के थे उसकी इनिशिएटिव्स थे। सम आर अचीव्ड, सम आर नॉट, मैक्सिमम आर नॉट अचीव्ड। क्या कैसे स्टेप लिए गए हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के इंडिया के द्वारा? तो पहले बात है टाइज, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम कि असिस्टेंस मतलब मदद देनी है, सेटअप करने हैं और अपग्रेड करने हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि क्या किया जाए, ओवरवेलमिंग जो एक्सपोर्ट लिंक जो बॉर्डर हट्स हैं, लैंड कस्टम स्टेशन हैं, कोल्ड चेन्स हैं, ट्रेड प्रमोशन सेंटर्स हैं, इनको कनेक्ट करना है आपस में, ताकि फार्म से जो है पोर्ट्स तक चीज़ें पहुंच सके और वहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MIA स्कीम जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, फोकस किया जाएगा, प्रोडक्ट फोकस किया जाएगा, कंट्री अप्रोच, स्पेसिफिक मार्केट्स और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे जो है मार्केट पे स्टडीज़ और सर्वे की जाएंगी, कौन सी चीज़ें कहाँ डिमांड में है, वो जो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट असिस्टेंस की प्रोवाइड की जाएगी, मतलब मदद प्रोवाइड की जाएगी इंटरनेशनल कंपोनेंट जैसे फ्रिज एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।